मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, काफी देर हो चुकी है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरूंगा? थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। अब्बू, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दूंगा। रहने दो, तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा? इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे मगर हमारी खानदानी मिराज यही है, इसे अपनी मिराज की जानकारी तो होनी चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो। आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाते रहती थी, लेकिन मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यहीं कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा ख्याल है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार में अपना वक्त जाया करते हो, और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए हुए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो? एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेवजह की बातें नहीं चाहिए। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ तुम उन पैसों से कॉलेज के सामने दुकान खोल दो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सारी दुकानें खड़ी हो गई हैं। आखिर मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पर पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लाने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। जाने मन, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 चाय ही बिकी है। बस 20 चाय बिकी हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर मुनहसर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, मगर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा खासा बर्तन बनाने का काम कर रहा था, मगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया। अब्बू, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि आप मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपने दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। अब्बू, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, मगर तू ये क्या बना कर लाया? अब्बू, मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीजों से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रखकर चला जाता है। तभी एक आदमी चाय पीने आता है। अरे जनाब, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के कप में देना। देखिए जनाब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, यही तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस आदमी की जिद की वजह से उसे इडली के आकार वाले कप में चाय देता है। उसे इडली के आकार वाले कप की चाय बहुत अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को उसके बारे में बताता है। सभी इडली के चाय की ख्वाहिश लेकर उसके दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया। सब उस इडली जैसे कप में चाय पीना चाहते थे जिसे चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार का कप बनाऊंगा और सुबह उसी में सबको चाय दूंगा। इससे मेरा कारोबार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह,
इडली वाली चाय, ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, इडली जैसा शक्ल वाला कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बेहद मशहूर बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय की दुकान में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उसमें चाय पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय। पूनम जैसे ही वो इडली वाले कप की चाय पीती है तो उसका स्वाद उसे बेहद अलग लगता है और वो बेहद खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी लाजवाब चाय बनाते हो और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और लाजवाब हो जाता है। अरे जब ये इडली चाय है तो इसका जायका भी तो उम्दा होगा ना। इसमें इडली जैसी अलग ही महक आती है और इसमें चाय पीकर महसूस होता है कि आप इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इडली वाली चाय को बेहद पसंद करते हैं। अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से मशहूर हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही जायकेदार है, इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? मगर मैं फिक्र मत करो, जो भी फायदा होगा वो सब तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम करो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में बनाकर बेचो। अरे नहीं जनाब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए फायदे से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता ना। मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय सभी लोगों के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं। मुझे तुम्हारी ये सोच सुनकर बहुत खुशी हुई भाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल का ख्याल जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे दिल में कहीं गुरूर तो नहीं आ गया। मगर तुम नेक दिल और ईमानदार आदमी हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय की दुकान ऐसे ही चलती रहे और तुम्हें लोगों की भरपूर दुआएं मिलती रहे। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से मशहूर कर देते हैं। अब उसकी न्यूज़ YouTube और न्यूज़ चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी और ये तो नौजवान लड़का है,
और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा। फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई एक बहुत आसान काम है, आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है। फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है।
जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। उनके वालिद का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके वालिद की मौत के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी तकरार नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े मोहब्बत से रहती थी। एक दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा जिस्म गर्म है, अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि अभी उसे आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेले कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी बाजार पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? एकदम ताजी है, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मोहतरमा, भैया जी मत बनाइए, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इस तरह बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती हैं और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बंट जाता है। मेरे अब्बू नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, ना जाने अकेले मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही बेहतरीन है, बस एक ही कमी है इसमें। इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेहनती हो और मेरी तो ख्वाहिश है कि इसका नाम मीना ढाबा होना चाहिए। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इसलिए इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाता है तो तुम कितनी बेहतर जिंदगी जी पाओगी। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है और इधर राहुल धीरे धीरे मीना को रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है
कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के कागजात बनवाकर और फिर रीना से उस पर गलत तरीके से सही करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे कागजात पर सही कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबा से बदलकर मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है। जैसे वो राहुल को देखती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि राहुल बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया? और ये लड़का कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें कागज दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरी मोहब्बत को साथ में ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन को बहकाया है। वो उस समय झगड़ा करना बेहतर नहीं समझती। उसे पूरा यकीन रहता है कि ये सब किया धरा राहुल का ही है, मगर अभी मीना की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना कारोबार शुरू करती है, मगर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चले और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से उसे छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचती है कि क्यों न एक ही थाली में 54 तरह के पकवान परोसे जाएं, ताकि लोगों को तरह तरह के जायके खाने को मिले और एक ही थाली में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर ज्यादा खरीदार आएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च करती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलता हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और नहीं संभाल सकती तो इसी ढाबे में तुम खुदकुशी कर लेना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक दौलत है तब तक मोहब्बत है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है, पर रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है।